क्या पढ़ रहे हैं सर? आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी होती क्या है सर, वो मुझे बता दें। सर किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करने की सलाहियत जो सी होती है ना, वो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। कोई सी भी चीज़ ले लें, उसके साथ रिएक्शन करना है किसी चीज़ ने, वो होती है जी उसकी केमिकल रिएक्टिविटी। मिसाल के तौर पर सोडियम, आप आयरन ले लें, सोडियम ले लें, सीजियम ले लें, ठीक है। आयरन जो सा है इसकी रिएक्टिविटी लो होती है। लो क्यों होती है इसकी रिएक्टिविटी, बताओ सर? इसकी रिएक्टिविटी लो होती है क्योंकि जब हम इसे डालते हैं ना पानी के अंदर, तो इसको जंग लगने में महीनों लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सी रस्टिंग प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। जबकि सोडियम है, जब इसे पानी में डालते हैं तो ये आग पकड़ लेता है, जल्दी से रिएक्शन कर लेता है H2O के साथ और आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर से ठीक है ना आग पकड़ लेता है, ठीक है, धुआं तो निकल जाता है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको? ये है जी हाई है इसकी जो सी रिएक्टिविटी है, रिएक्शन करने की सलाहियत। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इज़ वेरी हाई, सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसी तरीके से सीजियम जो सा है, सीजियम भी बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, बहुत हाई रिएक्टिव है। ये कैसे है? ये भला क्या करता है, जब इसे पानी में डाल दे तो ये पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, और जो सा गिलास है ना उसको तोड़ के रख देता है। क्यों तोड़, गिलास क्यों टूटता है सर? मुझे नहीं समझ आ रही बेटा। ये देखें, ये जब वो पानी के साथ रिएक्शन करता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है ये, यानी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। वो एनर्जी को रिलीज़ होने के लिए रास्ता नहीं मिलता, ठीक है ना। वो क्या करती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि वो ऊपर से तो निकल नहीं सकती इतनी ज़्यादा एनर्जी, तो वो क्या करती है, साइडों से ग्लास को ब्रेक करती है, साइडों से, ठीक ना, और नीचे से, जिसकी वजह से यहाँ से धुआं निकल जाता है, ठीक है ना। साइडों से ग्लास को ब्रेक करके, साइडों से ग्लास को ब्रेक करती है, ठीक है, समझ आ गई आपको? और यहाँ से और जिसकी वजह से सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, समझ आ गई आपको? आज हम पीरियोडिक टेबल की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पीरियोडिक टेबल जो सा होता है ना, इसमें मैंने आपको पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया था, आपको मैंने याद करने का तरीका मैं समझा देता हूँ आगे, कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करने हैं, वो अगली क्लासों में होता है। बस आप यहाँ पर ये समझें कि पीरियोडिक टेबल जो सा है इसमें ये है, और ये ऐसा करके पीरियोडिक टेबल होता है। इसमें ये नीचे जो से एलिमेंट्स होते हैं ना, ये नीचे वाले एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं हम, ये सारी मेटल्स होती हैं। ये जहाँ पर मैंने ये लकीरें बनाई हुई हैं ना, ये जालियाँ सी बनाई हुई हैं, ये क्या जालियाँ क्या हैं, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। और जोन सी ये यहाँ पर एरिया जहाँ पर मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, ये क्या है, ये सारी मेटल्स हैं। ओके सर, सारी मेटल्स हैं, समझ आ गई आपको? ये सारी मेटल्स हैं, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल्स कौन सी हैं और नॉन मेटल्स कौन सी हैं? मेटल्स के नाम मैंने आपको बताया था कि मेटल वो शय होती है कि जिसके एंड में मीम आ रहा हो। मिसाल के तौर पर गैलियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, टाइटेनियम, इन सारी मेटल्स के एंड में मीम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सारी की सारी मेटल्स हैं, ये सारी की सारी मेटल्स हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। अब एक और बात याद रखना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो सा ताल्लुक है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है और नॉन मेटल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो सी मेटल है वो हमारे लिए हम जो सी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं ना, तो ऑक्सीजन हमारे लिए एक नॉन मेटल है जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो सी मेटल है, मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट मेटल जो सी है वो आयरन है, ठीक है ना, जिसको हम साइकिल बनाने में, मोटरसाइकिल बनाने में, गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको? ये है इंपॉर्टेंट मेटल्स के इस्तेमाल मैंने थोड़े बता दिए। अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की तरफ आ जाएं कि ये जो सी मेटल्स तो हो गई हैं। अब यहाँ पर ये जो सी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सा ये डब्बा सा नीचे दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये नीचे है ना उसके, ये इनर हो गए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये बाहर है, इसलिए ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। फोर्स डेट होल्ड्स। अब हम क्या करते हैं, मेटल्स भी लिख दिए हमने, नॉन मेटल्स भी लिख दिए। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ज़रा थोड़ी। मेटल की प्रॉपर्टी जो सी है मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके जब अगला पेज करेंगे तो मेटल की प्रॉपर्टी दी हुई है कि मेटल की प्रॉपर्टी सबसे पहले करंट पास करवाती हैं अपने अंदर से, करंट पास होता है,
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। करंट क्यों पास होता है, हम ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि करंट कैसे पास होता है, ठीक है ना। क्योंकि इनमें मेटल्स में मैं आपको वजह ही बताता हूँ कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेटल लेते हैं हम सोडियम है, ये सोडियम है, ठीक है ना। जैसे ही करंट इसमें से गुजरेगा ना, ठीक है ना, ये सोडियम है, जैसे ही करंट इसमें से गुजरेगा पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इससे एनर्जी देगा, ऐसे करके ना इसमें से गुजर जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई करंट क्यों पास हो जाता है मेटल्स में से। मेटल्स आर सॉलिड्स होती हैं, इसलिए मेटल्स जो सी होती हैं वो सॉलिड्स भी होती हैं। मेटल जो सी होती है वो सॉलिड भी होती है, सॉलिड भी मेटल्स होती हैं। मिसाल के तौर पर आयरन, सारी की सारी तकरीबन ज़्यादातर मेटल जो सी होती है वो सॉलिड होती हैं। आयरन, ठीक ना, ये सारी जितनी भी है ना ये सारी सॉलिड हैं, सिवाय इसके मरकरी जो सा है ये आप थर्मामीटर के अंदर देखा होगा आपने, थर्मामीटर नापने वाला, बुखार नापने वाला आला, उसके अंदर मरकरी भरा होता है, वो माए होता है। सिवाय उसके सारी की सारी मेटल जो सी होती है ना वो सॉलिड में होती हैं। अब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इसके क्या होते हैं, इसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इसमें, किसमें, मेटल्स में। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होती हैं, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो सी होती हैं वो बहुत ज़्यादा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से, ठीक ना, उसमें मेटल जो से होते हैं, मेटल के जो से एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं बाकायदा एक पैटर्न में, ठीक है। उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं कि फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर इन अ मेटालिक सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ के तौर पर गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, यानी कि जो मेटल के एटम्स को आपस में होल्ड करके रखे, उन्हें आपस में खींच के रखे। मिसाल के तौर पर H2O है, H2O में देखा था ना आपने, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती थी, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, ये भी पार्शल पॉजिटिव। ये किसे ये जो सा ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन को खींचेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गई आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक किस्म है। इसी तरीके से इसमें भी मेटल्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए थे। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब मेटल प्रोसेस, मेटलिक क्लस्टर क्या होता है सर मेटलिक क्लस्टर तो बता दें सर। मेटलिक क्लस्टर भी यही है कि एक मेटल है, आयरन है फॉर एग्जांपल। आपने देखा होगा कि साइकिल जो सी होती है, जब उसे धूप में रखते हैं कि मोटरसाइकिल को रखते हैं तो उसके ऊपर एक चमक सी आ जाती है। वो चमक क्या होती है, वो चमक कब पैदा होती है, जब सूरज की शुआएँ मोटरसाइकिल से टकराती हैं ना, तो वो वापस जाने की कोशिश करती हैं, यानी कि ऐसे करके ऐसे टकराती हैं, पहले ऐसे टकराती हैं। ये देखें, ये मोटरसाइकिल है फॉर एग्जांपल, मोटरसाइकिल की सतह ऐसे टकराती है उससे और यहाँ से ऐसे फिर जाती है। ये होती हैं जी रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट जो सी चमक पैदा होती है ना मेटल्स में, ठीक है ना, उससे हम कहते हैं मेटलिक क्लस्टर। अब सारी की सारी मेटलिक क्लस्टर होती है, यानी कि ये जब सूरज की शुआएँ या फिर कोई भी लाइट इससे टकराती है तो एक रिफ्लेक्शन पैदा करती है एक, ठीक है। समझ आ गई आपको। मेलिएबल और डक्टाइल क्या चीज़ है, मैंने इसकी भी डेफिनेशन लिख रखी है कि मेलिएबल जो सा होता है, ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, द एबिलिटी टू बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बगैर टूटे एक मेटल जो सी है ना, एक मेटल को हथौड़े से मारा है आपने और उसको बिल्कुल बारीक शीट कर दी है। एक शीट होती है प्लास्टिक की शीट जो सी होती है, इसी तरीके से आपने उसको फैला दी है। मेटल पहले ऐसे थी, ठीक है ना, स्क्वायर शेप में थी ऐसे करके, आपने इसको हथौड़े लगाए और ये 3D से 2D में तब्दील होगी, यानी कि शीट बन गई, ये शीट बन गई है, ठीक है ना। ये हैमर्ड की वजह से आपने इसको हथौड़े मारे इस मेटल को, जिसकी वजह से ये शीट में तब्दील हो गई।
ठीक है ना, यही है मेलेबिलिटी कि आप सारी की सारी मेटल्स को शीट में भी तब्दील कर सकते हैं हथौड़े के साथ। फिर इसी तरीके से डक्टिलिटी क्या होती है, एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग, कि एक मेटल है उसको आपने तोड़ा नहीं है, वो कह रहा क्या, एक मेटल है एसोसिएटेड विद दी एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड, जिसको हमने फैला दिया इनटू वायर, वायर में, यानी कि एक मेटल को हमने वायर की शक्ल दे दी है, ठीक है ना, यानी कि सारी की सारी मेटल जो सी होती है हम उसे वायर में तब्दील कर सकते हैं बगैर तोड़े। ठीक है, समझ आ गई आपको, बगैर तोड़े हम सारी की सारी मेटल्स को वायर में भी तब्दील कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। और हम हैमर के ज़रिए मेटल को मोटे से पतला करके एक शीट में भी तब्दील कर सकते हैं, ये होगी उसकी मेलेबिलिटी। अब उसके बाद ये क्या होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स भी होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है। एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजह से इसमें जो सी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो सी अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जोन से होते हैं वो वैलेंस शेल को छोड़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो वैसे ही पूरे मेटल पे घूमते रहते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना, मेटल के इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो सी कशिश बहुत कम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ हो जाता है, ये बाहर की तरफ निकल गया। इसी तरीके से इसका भी इलेक्ट्रॉन जो सा है ये भी बाहर की तरफ निकल गया, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सा इलेक्ट्रॉन है इन खाली जगहों में होंगे, ये जो सी मैंने खाली जगह बनाई है ना, यहाँ पर करके इलेक्ट्रॉन होंगे सारों के। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे ही करंट आएगा ना, हीट आएगी, करंट आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो से होंगे, ये जो से खाली जगहों में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, ये पास करते रहेंगे, ये पास करते रहेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से करंट भी गुजरेगा यहाँ से और हीट भी गुजरेगी यहाँ से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ आ गई। अब उसके बाद आगे है हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होती है। और हर मेटल का, अब हर मेटल जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रखती है, और बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बहुत कम वॉल्यूम रखती है। मिसाल के तौर पर गैस जो सी वो तो पूरा सिलेंडर ले लेती है ना, इसी तरह से पानी जो सा है, जब उसे पानी में पानी जो सा है, कोई भी लिक्विड चीज़ है, वो भी वॉल्यूम उसका भी कम ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका भी, सॉलिड का भी गैस की निस्बत बहुत ही कम वॉल्यूम होता है। कम वॉल्यूम होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्सली रिलेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, जब दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो पहली चीज़ कम होगी, ठीक है ना। इन्वर्सली रिलेशन है, क्योंकि ये देखें ना आप, सॉलिड है वो एक जगह पर पड़ी हुई है, ग्लास को जब एक जगह पर रखते हैं उसका वॉल्यूम जो सा बहुत कम होता है, वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और उसमें जो उनसे सॉलिड में चूँकि एटम्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस और गैस और उसकी निस्बत, माए की निस्बत, लिक्विड की निस्बत, जिसकी वजह से इसका मैस भी बढ़ जाता है। मैस के बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। इन दो रीज़न्स की वजह से डेंसिटी बढ़ती है। अब हार्ड होती हैं, ये क्या होती हैं, मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम हार्ड होती हैं, ठीक है ना। सोडियम और पोटाशियम के अलावा, सोडियम और पोटाशियम क्या होती हैं, नरम होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि आपको पता है कि इजीली लॉज इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया कि एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, बहुत डिटेल से पढ़ते रहे हम, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में कि ये मेटल जोन सी होती है वो पॉजिटिव आयन ही बनाती है, ना कि नेगेटिव आयन, और ये जल्दी से लॉज इलेक्ट्रॉन कर देती हैं क्योंकि इनका मेटलिक साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। अब रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। हमने पीछे पढ़ा था रस्टिंग प्रोसेस में, रस्टिंग प्रोसेस में हम पढ़ कर आए हैं कि आयरन जोन सा है वो H2O और ऑक्सीजन और H2O के वेपर्स, ऑक्सीजन गैस और H2O के वेपर्स के साथ जैसे ही आयरन का कांटेक्ट पड़ता है ना, तो आयरन क्या करता है, रस्ट हो जाता है। इस दौरान आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से एलुमिनियम ऑक्साइड भी ऐसे ही बनता है कि एलुमिनियम का
ठीक है ना, बाहरी जोन से H2O के वेपर्स जोन से होते हैं। H2O के वेपर्स और ऑक्सीजन गैस से जब वास्ता पड़ता है एलुमिनियम का, जब H2O के वेपर्स और वेपर्स, इसके वेपर्स कौन से होते हैं, जो H2O जब इवेपोरेट होता है ना, इवेपोरेट होता है तो उसके छोटे छोटे से वेपर्स बन जाते हैं। वेपर्स बनने की वजह से वो आसमान की तरफ उड़ते हैं। जैसे ही H2O के वेपर्स और प्लस ऑक्सीजन का से रब्ता होता है ना इस एलुमिनियम का, तो ये भी एलुमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये एलुमिनियम ऑक्साइड आपने पढ़ा था कि ये एलुमिनियम के गिर्द एक लेयर बना देता है। एलुमिनियम ऑक्साइड एक हार्ड मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये एलुमिनियम को मज़ीद जंग से महफूज रखता है। जबकि आयरन जो सा होता है ये पूरा ही जंग हो जाता है, जंग हो जाता है। इसमें रेड फ्लैक्स बन जाते हैं जिसकी वजह से आयरन जो सा होता है वो तबाह हो जाता है एक किस्म का। फिर मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है सर? मेटलिक बॉन्डिंग कौन सी होती है? ठीक है, मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है? ये क्या होती है कि फोर्स डैट होल्ड्स एटम, जो एटम को होल्ड करके रखती है टुगेदर इन अ मेटलिक सब्सटेंस। एक मेटलिक सब्सटेंस में एटम्स को होल्ड करके रखती है, दबा के रखती है, यानी कि आपस में इसको जकड़ के रखती है। ठीक है ना। अब दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हमने बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा है कि सोडियम जो सा है जब ये क्लोरीन के साथ मिलता है, सोडियम जो सा है वो क्लोरीन गैस के साथ मिलता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये भी पढ़ा था कि जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनते हैं। जब दो सोडियम जो से हैं दो क्लोरीन के एटम्स के साथ मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं? सोडियम क्लोराइड के। फिर इसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है ना। और इस तरीके से हमने पढ़ते थे। ठीक है, समझ आ गई सर? मुझे समझ आ गई है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, ये क्या थी? फोर्स डैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मेटलिक सब्सटेंस। ये होती है जी मेटलिक बॉन्डिंग की तारीफ, कि इसमें मेटल्स के एटम्स जो उनसे होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये मेटलिक बॉन्डिंग की तारीफ थी। ठीक है, मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उनसी थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ये होती हैं जो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं, जो उनसे एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स होती है उसे हम कहते हैं मेटलिक बॉन्डिंग। और जो उनसी मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मिसाल के तौर पर डाइपोल इंटरेक्शन और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा था, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैसे पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो से उसका ऑक्सीजन जो सा है वो वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉलर पार्टिकल यानी कि स्मॉलर होता है, इसका एटॉमिक साइज़ भी स्मॉलर होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके सर, मुझे ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दी है और मैंने ये भी वजह भी बता दी है कि क्यों सॉलिड में करंट गुजरता है, क्यों इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। मैंने हर चीज़ आपको क्लियर की है। ओके।